तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड और कोडॉन्स की। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जेनेटिक कोड प्लस कोडॉन्स किसको बोलते हैं। जेनेटिक कोड बेसिकली एक वो इंफॉर्मेशन है जो किसी एमआरएनए के अंदर में स्टोर्ड होती है। जैसे ये एक एमआरएनए है, इस एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसी को बोलते हैं जेनेटिक कोड। इसी जेनेटिक कोड की मदद से एक पर्टिकुलर एमआरएनए एक पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो एमआरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए, उसी इंफॉर्मेशन का नाम होता है जेनेटिक कोड। अब एमआरएनए और प्रोटीन्स जो है ये अलग अलग तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं। एमआरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन एक अलग तरह का बायोमोलिक्यूल है। एमआरएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स से, मतलब ए, यू, सी, जी, जी, ए, जी, सी, यू, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर के बनता है ए, यू, जी, सी। ये आपस में रिपीट करते हैं और उससे एक कंप्लीट एमआरएनए सीक्वेंस तैयार होती है। वहीं पर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है? 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड, जिनको हम प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड भी बोलते हैं। तो जो प्रोटीन होता है वो 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड के रिपीटेशन से बनता है। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है, क्योंकि अमीनो एसिड्स के मोनोमर से मिलकर के बनी है, तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अब कोडॉन क्या होता है भाई? कोडॉन एमआरएनए की एक ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो डिसाइड करती है कि प्रोटीन में एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ऐड करने को डिसाइड करती है। भाई ये वाला अमीनो एसिड सबसे पहले आएगा, ये कौन सी सीक्वेंस डिसाइड करती है एमआरएनए की, उसी को बोलते हैं कोडॉन। ये वाला अमीनो एसिड आएगा उसके बाद में, ये कौन सी सीक्वेंस डिसाइड करती है एमआरएनए की, उसको बोलते हैं कोडॉन। तो एमआरएनए की ऐसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि प्रोटीन में एक अमीनो एसिड को डिसाइड करे, प्रोटीन में एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ऐड करे, उसी को बोलते हैं कोडॉन। तो एमआरएनए बहुत सारे कोडॉन से मिलकर के बना होता है। छोटी छोटी सीक्वेंस होती हैं जो प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब कोडॉन जो सीक्वेंस है, अब सारी बात यहाँ पर कोडॉन को डेसिफर करने की आती है। जो कोडॉन होती हैं उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं? एक कोडॉन में हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स? भाई एक कोडॉन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? कैसे हम बताएंगे कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है? ये चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग थी साइंटिस्ट के लिए भी। इसके दो रीजन है। सबसे पहला तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ए, यू, जी, सी, और जो अमीनो एसिड होते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक हम चाहे डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, दोनों में कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के हिसाब से जो नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं वो बहुत इजी था समझना। पुरानी डीएनए की सीक्वेंस पे कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, और जब हम रेप्लिकेट करेंगे तो नई जो डीएनए सीक्वेंस बनेगी उसके ऊपर में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगी। इसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन में भी होता है, आरएनए सिंथेसिस में भी होता है। जो नया आरएनए बनने वाला है वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल के हिसाब से बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रांसलेशन में, तो न्यूक्लियोटाइड्स और अमीनो एसिड के बीच में इस तरह की कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं होती। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करे, ये वाला एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करे, ऐसी कोई कॉम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इनका नंबर भी बराबर नहीं है। जो AUGC है वो कितने हैं? 4 सिर्फ। लेकिन प्रोटीन में मिलने वाले अमीनो एसिड कितने होते हैं? टोटल 20। तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स है, तुम्हें 20 अमीनो एसिड बनाने हैं, तो इनका नंबर भी तो सेम नहीं है ना। तो इसी प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए हमें ये बात समझ में आती है कि जो जेनेटिक कोडॉन होना चाहिए वो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होना चाहिए। भाई जैसे अगर बताएं हम यहाँ पर सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड्स और इससे हमें 20 अमीनो एसिड बनाने हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है?
जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की आपस में ग्रुपिंग कर देंगे और एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप या सीक्वेंस एक अमीनो एसिड को कोड करे। इसका एग्जांपल हम समझते हैं पहले। हमारे पास में 3 लेटर्स हैं 1 2 3, ये 3 लेटर्स हैं। इन 3 लेटर्स से तुमको अलग अलग नंबर बनाने, इन तीनों से तुम्हें अलग अलग नंबर बनाने। तो तुम कैसे नंबर बना सकते हो भाई? एक नंबर ऐसा बना सकते हो 1 2 3, ये भी बना सकते हो 1 3 2, ये भी बना सकते हो 2 1 3, ये भी बना सकते हो 2 3 1, ये बना सकते हो 3 2 1 एटसेट्रा। तो यहां पर आप देखो 3 नंबर का रीअरेंजमेंट करके आपने कितने सारे नंबर बना लिए, बहुत सारे नंबर बना लिए। तो इसी तरह से हम इन चारों का एक सीक्वेंस या फिर ग्रुप यूज करेंगे और उन ग्रुप में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस चेंज करके अमीनो एसिड कई सारे बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात थी कि एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। भाई अगर ग्रुपिंग भी हम कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो कि एक अमीनो एसिड को डिसाइड करेंगे। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए या फिर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक फिजिस्ट आए, फिजिक्स के रिसर्चर, फिजिस्ट, जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो इन्होंने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये बताया कि एक स्पेसिफिक कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड्स का मिनिमम बना होना चाहिए। इन्होंने बोला देखो भाई, तुम्हारे पास अमीनो एसिड कितने बनाने हैं तुम्हें? टोटल 20। और कोडॉन हमें यहाँ पे ये पता करना है कि कोडॉन सीक्वेंस में कितने न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए। पहली कंडीशन उन्होंने बताई कि अगर मान के चलें, ये मान लो, अगर ये इमेजिन कर लो, हाइपोथेटिकली एक चीज इमेजिन कर लो कि जो हमारा एक कोडॉन है ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है या फिर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है, तो टोटल कितने कोडॉन बन पाएंगे? ए यू जी सी, मतलब सिर्फ 4। टोटल कोडॉन कितने बन पाएंगे? 4। क्या 4 कोडॉन से तुम 20 अमीनो एसिड कोड कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब कोडॉन जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से तो नहीं बना, ग्रुपिंग तो होगी उसमें। अब दूसरी कंडीशन सोचो, अगर एक कोडॉन 2 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलकर के बना हुआ है, 2 न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग से मिलकर के बना हुआ है, तो फिर टोटल कितने कोडॉन्स बनाना पॉसिबल है? तो हमारे पास में 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16। कितने कोडॉन्स बनेंगे? 16। बट अमीनो एसिड कितने? 20। क्या 16 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड कोड किया जा सकता है? कभी भी नहीं। तो ये भी हमारा फेल हो गया, इसका मतलब ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी कंडीशन देखते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हर एक कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है, तो फिर टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने बनाए जा सकते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64। क्या यहाँ पे 64 20 से ज्यादा है? 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 64 अमीनो हमारे पास कोडॉन है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है? बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी एक बन सकती है। तो जॉर्ज गैमो ने बोला यही चीज कि अगर तुम्हें 20 अमीनो एसिड 4 न्यूक्लियोटाइड से कोड करने हैं, तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जो कोडॉन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए भाई? जो कोडॉन होना चाहिए वो हमेशा मिनिमम ट्रिपलेट होना चाहिए, वो 3 न्यूक्लियोटाइड से मिल करके बना होना चाहिए, ट्रिपलेट होना चाहिए मिनिमम। ये चीज इन्होंने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रूफ कर दी, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बता दी, उनका काम हो गया खत्म। क्योंकि जॉर्ज गैमो क्या है? जॉर्ज गैमो एक फिजिक्स के रिसर्चर है, ना कि बायोलॉजी के रिसर्चर है, तो उनको प्रूफ करने का इस पे कोई वो नहीं था, सिर्फ इन्होंने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये प्रपोज कर दिया। अब आता है जेनेटिक कोड का ट्रिपलेट नेचर जो है, इसको प्रूफ करना कि सच में जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है या फिर नहीं होता, और अगर वो ट्रिपलेट नेचर का ही होता है तो कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, और जेनेटिक कोड की जो और भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं वो हम कैसे उसको पता करेंगे। तो यहां पे आता है इसका प्रूफ। अब जो प्रूफ है ये और ज्यादा मुश्किल है इसके प्रपोजिशन से। प्रपोजिशन में तो हमने सिंपल मैथ लगा के इसको प्रपोज कर दिया,
बट इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ही हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसको प्रूफ करने में दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है, एक है नायरेनबर्ग और नायरेनबर्ग के बाद दूसरे हैं हरगोबिंद खुराना। गोबिंद खुराना। नायरेनबर्ग और हरगोबिंद खुराना को जेनेटिक कोड को पता करने के लिए या फिर जेनेटिक कोड के बारे में एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था, शेयर्ड नोबेल प्राइज। इन दोनों को एक नोबेल प्राइज भी मिला है। अब इनका इंडिविजुअल क्या फंक्शन है, क्या इन्होंने परफॉर्म किया, वो समझ लेते हैं। पहले तो बात करते हैं नायरेनबर्ग की। नायरेनबर्ग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के अंदर में। इन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर में क्या चल रहा था, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर में चल रहा था ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। ट्रांसलेशन मैकेनिज्म क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने का मैकेनिज्म, जिसमें बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स का यूज होता है। यहाँ पर क्या चल रहा था, ट्रांसलेशन मैकेनिज्म। नायरेनबर्ग ने ई कोलाई में जितना भी ट्रांसलेशन मैकेनिज्म चल रहा था, जो भी चीजें ई कोलाई के अंदर में ट्रांसलेशन कराने में यूजफुल थी, उन सबको यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, उन सबको यहाँ से बाहर निकाला और उसको रेप्लिकेट कर दिया एक इन विट्रो मीडियम में। इन विट्रो यानी आउटसाइड द सेल। इस सबको उन्होंने कहाँ पे रेप्लिकेट कर दिया, एक इन विट्रो सिस्टम में आउटसाइड सेल। तो जितना भी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी यहाँ पर प्रेजेंट था, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर ला करके रेप्लिकेट कर दिया। अगर यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी रेप्लिकेट कर दिया तो अब ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, पूरा सिस्टम आर्टिफिशियल प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इन विट्रो सिस्टम जिसमें आर्टिफिशियली प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जा सकता है फ्रॉम गिवन एमआरएनए। मतलब कि अगर हम इस सॉल्यूशन के, इस सिस्टम के अंदर में एक एमआरएनए इसको दे दें, अगर हम इसको एक स्पेसिफिक एमआरएनए इसको प्रोवाइड कर दें, तो उस एमआरएनए से ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा अपने आप। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम। और ये किसने प्रोड्यूस किया था, किसने बनाया था, नायरेनबर्ग ने इसको बनाया था। और इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दुनिया को फिर बताई। सेकंड काम जो उन्होंने किया वो था आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस। तो जो एक और काम इन्होंने किया वो था आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस। अब आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसिस से क्या मतलब समझते हैं हम, इन्होंने कुछ एंजाइम्स का यूज करके, कुछ एंजाइमेटिक मेथड्स का यूज करके, कुछ ऐसे एंजाइम्स का यूज करके स्पेसिफिक एमआरएनए सीक्वेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब स्पेसिफिक एमआरएनए मतलब अपनी मर्जी का एमआरएनए, जो एमआरएनए इनको बनाना था, जिस सीक्वेंस को इनको ऐड करना था, उस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ऐड करवा करके स्पेसिफिक एमआरएनए बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब स्पेसिफिक एमआरएनए तुम बनाओगे तो उसमें तुम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अपनी मर्जी का रख पाओगे कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, कौन सा उसके बाद आएगा। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस बन जाएगी जिसको हम एमआरएनए बोल रहे हैं। अब इसी एमआरएनए को हम डाल देंगे इस प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम में और एमआरएनए क्या बना देगा, प्रोटीन। जब एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनेगा तो प्रोटीन बना हुआ है अमीनो एसिड से, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़े हुए रहते हैं। ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है। तो हमें एमआरएनए की सीक्वेंस भी पता है, प्रोटीन की सीक्वेंस भी पता है और इसके थ्रू हम ये बताते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड किस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की वजह से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है।
अब ये एंजाइमेटिक मेथड भी कौन सा इस्तेमाल करते थे? एक एंजाइमेटिक मेथड जो है या फिर एक जो पर्टिकुलर एंजाइम है जिसकी मदद से हम आर्टिफिशियल एमआरएनए बना सकते हैं, उसका नाम है उचाओ एंजाइम, उचुआ एंजाइम। इसको सेवरो ऊचा नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया उचाओ एंजाइम। उचाओ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम होता है। इसकी एक्टिविटी कैसी होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, इसका काम होता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में एक mRNA सिंथेसाइज करना। कैसे? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में, मतलब इसको कोई सिंगल स्ट्रैंडेड इंफॉर्मेशन सीक्वेंस या फिर टेम्पलेट सीक्वेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में एक पर्टिकुलर mRNA बना सकता है। तो ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर एंजाइम जिससे हम आर्टिफिशियल mRNA बना सकते हैं। अब नेरेनबर्ग ने कौन से mRNA सिंथेसाइज किए और उनसे प्रोटीन बनवाया? तो नेरेनबर्ग ने बहुत सारे होमोपॉलीमेरिक mRNA बनवाए। होमोपॉलीमेरिक mRNA सिंथेसाइज किया। अब होमोपॉलिक mRNA से क्या समझते हैं हम? होमोपॉलिक mRNA का सिंपल सा मतलब है एक ऐसा mRNA जिसके अंदर में कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट करता हो। होमो का मतलब होता है सेम और पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट्स आपस में जब जुड़ जाती हैं तो सेम यूनिट, सेम न्यूक्लियोटाइड बहुत बार जब रिपीट करता है तो उस mRNA को हम बोलते हैं होमोपॉलीमर mRNA। जो पहला होमोपॉलीमेरिक mRNA इन्होंने सिंथेसाइज किया वो इन्होंने सिंथेसाइज किया था यू 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 यू, इसको बोलते हैं पॉली यू mRNA। ये क्या है? पॉली यू mRNA। अब जब इन्होंने पॉली यू mRNA सिंथेसाइज किया और इस mRNA को डाल दिया प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम में, तो इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? प्रोटीन। अब यही mRNA क्या बनाने वाला है भाई? प्रोटीन। जब प्रोटीन सीक्वेंस इन्होंने पता की कि प्रोटीन के अंदर में किस तरह के न्यूक्लियो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट थे, तो इन्हें दिखाई दिया कि जो प्रोटीन इस mRNA से बन रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखने को मिल रही थी, सिंगल अमीनो एसिड सीक्वेंस। मतलब उस प्रोटीन के अंदर में सारे के सारे अमीनो एसिड एक ही तरह के थे, फिनाइल एलेनिन। सारे कैसे थे? फिनाइल एलेनिन, जिसको हम PHE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। PHE का मतलब है एक अमीनो एसिड जिसका नाम है फिनाइल एलानाइन। फिनाइल एलानाइन। ऐसे बहुत सारे फिनाइल एलेनिन इनको जुड़े हुए दिखाई पड़े। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। अब जो प्रोटीन फिनाइल एलेनिन का पॉलीमर बन रहा था यहाँ पे नंबर ऑफ फिनाइल एलेनिन कितने ऐड हुए ये भी बिल्कुल स्पेसिफिक था भाई। जो नंबर ऑफ फिनाइल एलेनिन यहाँ पर ऐड हुए थे वो एग्जैक्टली उतने थे जितने अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर में 3 से डिवाइड कर दें। मतलब अगर हमारे पास में ये जो न्यूक्लियोटाइड है यू न्यूक्लियोटाइड, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 न्यूक्लियोटाइड है। 15 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 5। तो हमारे पास में फिनाइल एलेनिन का नंबर कितना आया? 5। 1 2 3 4 5। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे भाई सिंपल से समझ में आता है। पहला तो ये कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है भाई, ये ट्रिपलेट है यू यू यू, यही तो डिसाइड कर रहा है ना कि यहाँ पे एक फिनाइल एलेनिन ऐड होगा। और ट्रिपलेट के साथ में ये भी पता लगा कि यू 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 जो टाइप ऑफ कोडॉन है ये फिनाइल एलेनिन के लिए स्पेसिफिकली कोड करता है। यू 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 फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, ये चीज भी यहाँ से पता लगी। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो जेनेटिक कोडॉन है वो हमारे पास में
ट्रिपलेट नेचर का होता है, ये चीज यहाँ पे प्रूफ हो गई। अभी तक तो हमें सिर्फ हाइपोथेसिस पता थी, ये यहाँ पर प्रूफ हो गई। और प्रूफ होने के साथ ये भी पता लग गया कि जो पॉली यू है, ये वाला ट्रिपलेट किसको कोड करता है, फिनाइल एलानाइन, ये वाला फिनाइल एलानाइन को कोड करता है। फिर इन्होंने दूसरे स्टेप में एक और होमोपॉलीमर बनाया, नायरनबर्ग ने दूसरा स्टेप में एक और होमोपॉलीमर बनाया जिसमें इन्होंने ए रखा, पॉली एडिनाइन ए, ऐसे बहुत सारे ए, ऐसे बहुत सारे ए इन्होंने यूज किए। तो क्या बन गए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना कंफ्यूजन होगी, पॉली ए। अब इस पॉली ए सीक्वेंस में कितने कोडॉन्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, एक और ऐड कर देते हैं तो 6 कोडॉन टोटल यहाँ पे हो गए। अब इस पॉली ए से इन्होंने क्या बनवाया, वापस से इसको प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम में डाल दिया, और उस प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम से इन्होंने क्या बनवाया, अमीनो प्रोटीन बनवाया। जब प्रोटीन यहाँ पर बना तो यहाँ पे दिखाई पड़ा कि प्रोटीन के अंदर में सारे के सारे जो अमीनो एसिड थे वो लाइसीन वाले थे, सारे के सारे कैसे थे, लाइसीन वाले। एल 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 मतलब यहाँ पे है लाइसीन अमीनो एसिड, और लाइसीन का नंबर भी कितना था, बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर को 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक और लाइसीन 6, तो ये बन गया प्रोटीन। तो इससे भी हमें क्या पता लगा कि जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट है, और उसके साथ में पॉली ए क्या कोड करता है, लाइसीन को कोड करता है। फिर इन्होंने एक और होमोपॉलीमर बनाया, पॉली सी, सी 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 सी। जब पॉली सी को का वो बनाया इन्होंने, एक डीएनए एक आरएनए सीक्वेंस इन्होंने बनाया, और इसको प्रोटीन सिंथेसिस सिस्टम में डाला, तो यहाँ पर दिखाई दिया जो प्रोटीन बना उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोलीन दिखाई दिया, पी मतलब प्रोलीन। ये भी एक तरह का अमीनो एसिड है जिसका नाम है प्रोलीन। ऐसे ही बहुत सारे प्रोलीन होमोपॉलीमर, यहाँ पे भी प्रोलीन प्रोलीन, और कितने प्रोलीन ऐड हुए यहाँ पे, जितने कोडॉन्स थे 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रोलीन मिल करके एक प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज किए। तो इससे भी सेम चीज प्रूव हुई। अब एक और तरह का हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड होता है पॉली जी, तो यहाँ पर इन्होंने पॉली जी भी बनाया, जी 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 जी। और जब पॉली जी यूज किया तो जो प्रोटीन यहाँ पर इनको मिला वो कौन सा मिला, वो प्रोटीन इनको मिला ग्लाइसिन। मतलब इन प्रोटीन के अंदर में सारे अमीनो एसिड क्या थे, जी 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 वाला मतलब है ग्लाइसिन अमीनो एसिड। तो ये अलग अलग तरह के 4 होमोपॉलीमर्स इन्होंने बना करके उनके साथ में प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म किया। तो यहाँ पे हमने सारे होमोपॉलीमर्स का जो नायरनबर्ग का काम था वो पढ़ लिया। अब इसके बाद में आते हैं हरगोबिंद खुराना। तो सेकंड जो साइंटिस्ट हमने बताए थे वो क्या थे, हरगोबिंद खुराना। इनका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हरगोबिंद खुराना ने एक ऐसा केमिकल मेथड डेवलप किया। इन्होंने क्या डेवलप किया, केमिकल्स मेथड, केमिस्ट्री का यूज करके केमिकल मेथड डेवलप किया, जिस केमिकल मेथड की मदद से हम आर्टिफिशियल एमआरएनए सिंथेसाइज करेंगे, अपनी मर्जी का एमआरएनए सिंथेसाइज करेंगे। हरगोबिंद खुराना के मेथड जो ये केमिकल मेथड है, इसमें खास बात ये थी कि इसमें हम होमोपॉलीमर के साथ में कोपॉलीमर भी बना सकते थे। होमोपॉलीमर यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड वाला एमआरएनए तो बना ही सकते थे, बट उसके साथ में कोपॉलीमर भी बना सकते थे। अब ये कोपॉलीमर क्या होता है, कोपॉलीमर मतलब एक ऐसा एमआरएनए जिसके अंदर में एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे।
तो एक ऐसा mRNA सीक्वेंस जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स हो या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हो, तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। अभी तक हम सिर्फ होमोपॉलीमर बना सकते थे, हरगोविंद खुराना की वजह से हम कोपॉलीमर सिंथेसिस में भी आ चुके। अब जो कोपॉलीमर इन्होंने सबसे पहले बनाया था, वो कोपॉलीमर बनाया था UCUCUCUC, मतलब यूरेसिल साइटोसिन का अल्टरनेटिव सीक्वेंस UCUCUC, और ये एक mRNA इन्होंने बना दिया। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोडॉन्स कितने, एक ये कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, एक ये कोडॉन है, और एक ये कोडॉन है, एक ये कोडॉन है। टोटल कितने कोडॉन्स हैं? 1 2 3 4 5, और उनमें भी आप ध्यान से देखेंगे तो दो तरह के कोडॉन है, एक UCU है और एक CUC है। तो ये दो अलग अलग तरह के कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। जब इससे हम प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं तो प्रोटीन में हमें क्या दिखाई पड़ता है? दो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड सीक्वेंस देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब वो दो अलग अलग तरह के अमीनो एसिड सीक्वेंस कौन कौन से हैं? तो पहला अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो है UCU। तो इससे आता है सेरीन। तो ये क्या डेवलप करता है? सेरीन अमीनो एसिड। जबकि अगर हम बात करें CUC, तो जो हमारे पास में CUC है ये आता है ल्यूसीन। तो UCU से सेरीन अमीनो एसिड और CUC से ल्यूसीन अमीनो एसिड आकर के यहाँ पर बैठता है। तो जब हम इस mRNA से प्रोटीन बनवाते हैं तो हमारे पास में उस प्रोटीन में दो अमीनो एसिड ऑल्टरनेट कर रहे होते हैं। एक सेरीन आता है, सेरीन के बाद में ल्यूसीन आता है, ल्यूसीन के बाद में फिर से सेरीन आता है, सेरीन के बाद में फिर से ल्यूसीन आता है, ल्यूसीन के बाद में फिर से सेरीन आता है। टोटल कोडॉन्स 5 थे, तो 5 अमीनो एसिड दिखाई पड़ेंगे जिसमें ऑल्टरनेटिवली सेरीन ल्यूसीन आपको दिखाई पड़ेगा, और ये हमारे पास में एक प्रोटीन सीक्वेंस जनरेट हो गई। तो इसी तरह से कोपॉलीमर्स बना करके, अलग अलग तरह के कोपॉलीमर्स बना करके हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हर एक जो कोडॉन है वो किस तरह के अमीनो एसिड को एक्चुअल में कोड करता है। और इसकी मदद से हमने 64 के 64 जो हमारे पास में टोटल 64 कोडॉन्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता कर ली। इस इंफॉर्मेशन को डेसिफर करने के लिए जो हरगोविंद खुराना है, जो इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट थे, बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, तो हरगोविंद खुराना और साथ में निरेनबर्ग, दोनों को एक नोबेल प्राइज ऑफर किया गया था। तो दोनों को नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया। तो ये बात हो गई इसकी हिस्ट्री की, किस तरह से हमने जेनेटिक कोड को पता किया। अब जेनेटिक कोड की क्या फीचर्स हैं, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करते गए हम, तो उसके और भी कुछ एडिशनल फीचर भी हमें पता लगे कि जेनेटिक कोड और कोडॉन्स के क्या फीचर होते हैं। तो यहाँ पे हम उसके सारे फीचर देखने वाले हैं कि जेनेटिक कोड को हम किस तरह से स्टडी करते हैं, किस तरह से रीड करते हैं, और वो क्या क्या चीजें बनाती हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोडॉन है, उसके क्या क्या फीचर्स यहाँ पे होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है ट्रिपलेट नेचर। ये प्रूफ हो गया भाई, अभी तक तो सिर्फ प्रपोजिशन था, लेकिन अब हमें प्रूफ हो गया कि जेनेटिक कोड कैसा होता है, ट्रिपलेट। अगर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है तो टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने होते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64। इसका मतलब जेनेटिक कोड ट्रिपलेट है, टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स 64 है। दूसरा होता है कि कोडॉन्स जो होते हैं वो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन क्या सारे कोडॉन्स अमीनो एसिड को कोड करते हैं? ऐसा नहीं है। तो जो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स है वो है 64। इन 64 में से 61 कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ये 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ये सही बात है। लेकिन 3 हमारे पास में ऐसे कोडॉन होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स, जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। मतलब ये कोई भी अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं करते। क्योंकि ये कोई भी अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं करते तो किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्टॉप कोडॉन्स की तरह। स्टॉप कोडॉन्स का जो सीक्वेंस है हमें हमेशा याद रखना है
UAG, UGA, UAA, तो ये 3 होते हैं हमारे पास में स्टॉप कोडॉन। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसके लिए बहुत एक फेमस निमोनिक भी होता है, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू आया आया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, या फिर नॉर्मल भी आप याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं 61 अमीनो एसिड्स की, जो कि एक्चुअल में कुछ कोड कर रहे हैं। इनका क्या फीचर होता है भाई? ये जो 61 अमीनो एसिड कोड करते हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी फीचर। यूनिवर्सैलिटी मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो, कोई छोटा एनिमल हो, बड़ा एनिमल हो, हर किसी के अंदर में जो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक कोडॉन जिस अमीनो एसिड को कोड करता है मेरे अंदर, वो बैक्टीरिया में भी उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, प्लांट में भी उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, लायन में भी उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम अमीनो एसिड को जाकर के वो कोड करता है। तो ये हमारे पास में दिखाई पड़ता है यूनिवर्सैलिटी। सो अगर हम मान लेते हैं UUU, ये जो अमीनो एसिड है किसको कोडॉन है, ये किसको कोड करता है? फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलानाइन अमीनो एसिड। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमंस में ऐसा करेगा भाई, ये यूनिवर्सल है। ये ह्यूमंस में भी फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वहां भी फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। प्लांट है तो वहां भी फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। तो हमेशा ये हर ऑर्गेनिज्म में सेम बिहेव करता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सैलिटी। जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल। ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? नियरली यूनिवर्सल। अब इसको नियरली यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस रूल के कुछ एक्सेप्शन हमें मिल भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रूल हमेशा फॉलो होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे पास में अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स की बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रियल का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, जीन है, उसके कोडॉन में कुछ ऐसे कोडॉन होते हैं जो एक्सेप्शनल बिहेव करते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ में भी डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये क्या होते हैं? नियरली यूनिवर्सल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीचर होती है कि कोड जो होते हैं, जो कोडॉन्स होते हैं, दे आर डीजेनरेट। कोडॉन्स कैसे होते हैं? डीजेनरेट। अब डीजेनरेट का मतलब क्या है भाई? डीजेनरेट का सिंपल सा मतलब होता है, अच्छा पहले इसके एम्बिगियस बता देते, सॉरी पहले ये बता देते हैं। कोडॉन्स आर अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस मतलब होता है स्पेसिफिक, जो एक पर्टिकुलर काम को ही करे, किसी दूसरे काम को ना करे, ऐसी चीज को बोलते हैं अनएम्बिगियस। कोडॉन्स हमेशा अनएम्बिगियस होते हैं, मतलब एक कोडॉन, कोई सा भी एक कोडॉन, एक स्पेसिफिक कोडॉन हमेशा एक सिंगल अमीनो एसिड को कोड करता है, हमेशा एक सिंगल अमीनो एसिड को कोड करता है हमेशा। जैसे मान लो UUU जो हमने बताया, ये क्या कोड करता है? फिनाइल एलेनिन। ये हमने बार बार पढ़ रखा है, इसीलिए हम इसको लेकर के पढ़ रहे हैं। तो ये क्या फिनाइल एलेनिन के अलावा किसी और भी अमीनो एसिड को कोड कर सकता है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता फिनाइल एलेनिन को ही कोड कर सकता है। तो इसको बोलते हैं अनएम्बिगियस कोडॉन। अब कोडॉन भले से अनएम्बिगियस है, लेकिन जो जेनेटिक कोड होता है वो डीजेनरेट होता है। अब ये डीजेनरेट क्या है? इसी ऊपर वाले पॉइंट का जो अनएम्बिगियस नेचर है उसका थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। तो जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या? देखो अभी हमने यहां पर आपको बताया कि जो UUU है वो क्या कोड करता है? फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन के अलावा ये कोई दूसरा अमीनो एसिड कोड नहीं कर सकता। ये सही बात है, ये सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड है ये हमारा दूसरे किसी कोडॉन से भी कोड हो सकता है। UUU तो सिर्फ फिनाइल एलेनिन बनाएगा, लेकिन जो अमीनो एसिड है वो स्पेसिफिक नहीं होता। ये फिनाइल एलेनिन एक और कोडॉन से बनता है जिसका नाम है UUC। UUC भी यही अमीनो एसिड बनाता है, क्योंकि एक अमीनो एसिड मल्टीपल
कोडॉन्स के थ्रू कोड हो सकता है, एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए मल्टीपल कोडॉन्स यूज हो सकते हैं। इस फीचर को बोलते हैं जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी। तो जेनेटिक कोड कैसा होता है? डीजेनरेट कोडॉन हमारे पास में दिखाई पड़ता है। और जो ज्यादातर अमीनो एसिड्स होते हैं वो डीजेनरेट ही होते हैं। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो 6 कोडॉन से कोड होते हैं, जिनके लिए 6 अलग अलग कोडॉन होते हैं। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनके लिए 4 कोडॉन होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए 2 कोडॉन होते हैं। ये तीनों ही किस तरह के अमीनो एसिड हैं? डीजेनरेट अमीनो एसिड। ज्यादातर अमीनो एसिड डीजेनरेट ही होते हैं। कितने? टोटल 18। 20 में से 18 अमीनो एसिड हमेशा डीजेनरेट होते हैं, मल्टीपल कोडॉन से कोड होते हैं। 2 ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जो नॉन डीजेनरेट होते हैं, मतलब जो इस तरह की सिचुएशन को शो नहीं करते। 2 ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं जो क्या होते हैं? नॉन डीजेनरेट। तो दीज आर नॉन डीजेनरेट। अब नॉन डीजेनरेट का मतलब है कि इन अमीनो एसिड को कोड करने के लिए सिर्फ स्पेसिफिक अमीनो कोडॉन होता है। इनके लिए एक स्पेसिफिक कोडॉन होता है, दूसरा कोडॉन इनको कोड नहीं कर सकता। नॉन डीजेनरेट अमीनो एसिड 2 होते हैं, एक होता है मिथियोनिन और एक होता है ट्रिप्टोफैन। इन दोनों का वो हमें याद ही रखना पड़ेगा, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। जो मिथियोनिन होता है ये कोड होता है AUG से सिर्फ, इसके अलावा ये किसी और से कोड नहीं हो सकता। जो ट्रिप्टोफैन है ये भी सिर्फ एक ही से कोड होता है UGG, ये इसके अलावा किसी से कोड नहीं हो सकता। तो ये दोनों हमारे पास में ऐसे कोडॉन्स हैं जो कि बिल्कुल स्पेसिफिक है। ये भी मतलब ये अमीनो एसिड भी स्पेसिफिक है, नॉन डीजेनरेट है, दूसरे किसी कोडॉन से कोड नहीं हो सकते। अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी स्टॉप कोडॉन की। स्टॉप कोडॉन का काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करना। जैसे हमारे पास में अगर यहाँ पे UAG है तो ये स्टॉप कोडॉन है। जब प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस खत्म होता है, हमारा राइबोसोम यहाँ पर जुड़ेगा और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। लेकिन प्रोटीन बनाते बनाते जब राइबोसोम यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाता है। तो ये होता है स्टॉप कोडॉन। लेकिन अगर ध्यान दें तो स्टॉप कोडॉन के अलावा हमें एक स्टार्ट कोडॉन की भी तो जरूरत होगी ना। अगर हमारे पास में स्टॉप कोडॉन है जो ये बताता है कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस खत्म होने वाला है, तो ये भी तो एक चीज कोडॉन, ये भी तो ऐसा होगा ना जो बताएगा कि यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। तो बिल्कुल हमारे पास में mRNA के अंदर में एक स्टार्ट कोडॉन भी प्रेजेंट होता है, और जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो हमारा कौन होता है? AUG। इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। एक्चुअल में ये जो स्टार्ट कोडॉन है ये डबल फंक्शनिंग होता है। ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड भी करता है, मिथियोनिन। और मिथियोनिन अमीनो एसिड के अलावा ये स्टार्ट कोडॉन की तरह भी बिहेव करता है। ये सबसे पहले बताता है कि यहीं से प्रोटीन सिंथेसिस करना स्टार्ट होगा। तो अगर हमारे पास में एक mRNA सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, यहाँ पे AUG प्रेजेंट है, तो ये स्टार्ट कोडॉन की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे हमारे पास में स्टॉप कोडॉन है, मान लीजिए UAG, जो कि स्टॉप कोडॉन है। तो ये जो पहला कोडॉन है जहां से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है, इसी को बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस यहां से स्टार्ट हो सके। लेकिन आपको ध्यान भी ये भी रखना है कि ये साथ में मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड भी करता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप कोडॉन की तरह ये कुछ कोड नहीं करता, ये कोड भी करता है। तो ये मिथियोनिन अमीनो एसिड भी जोड़ेगा और साथ में यहाँ से स्टार्टिंग भी हो जाएगी। फिर यहाँ पे मान लीजिए UUU है तो यहाँ पे फिनाइल एल्निन ऐड हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है कोडॉन वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से स्टार्ट यहाँ पे करता है। तो ये डबल फंक्शनिंग होता है, स्टार्ट कोडॉन प्लस फंक्शन भी करता है। तो ये बात हो गई हमारी पूरी जेनेटिक कोड और उसके प्रॉपर्टीज को लेकर के। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं।
अच्छा, एक और चीज हम देखने वाले हैं, जेनेटिक कोड इज कॉन्टिन्यूअस, कोड इज रेड इन कंटिन्यूअस मैनर या कॉन्टिगस मैनर। जेनेटिक कोड को रीड करते टाइम हम हमेशा कॉन्टिन्यूअस मैनर को फॉलो करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक ये सीक्वेंस है, ये इस तरह की एक सीक्वेंस है, तो हम हमेशा इसको कैसे रीड करेंगे, कॉन्टिन्यूअस मैनर में। मतलब ये तीन हमेशा साथ में आएंगे, ये तीन हमेशा साथ में आएंगे, ये तीन साथ में, ये तीन साथ में, ये तीन साथ में, और एक यहाँ पे एक और ले लीजिए। ठीक है, इसको हमें साथ में रीड करना है, कभी भी पंक्चुएशन नहीं लगाना है। पंक्चुएशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कभी कैसा म्यूटेशन हो जाता है या फिर डीएनए में एक चेंज हो जाता है, उस चेंज के बाद ये वाला अमीनो एसिड, ये वाला न्यूक्लियोटाइड गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। अगर ये न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो गया यहाँ से, तो अब आप कोडॉन को कैसे रीड करोगे? क्या इस कोडॉन को छोड़ दोगे और इस कोडॉन को रीड करोगे, या फिर कोई और मेथड यूज करोगे? तो यहाँ पे हमें क्या मेथड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे कोडॉन गायब हो गया है, तो अब हम कोडॉन को फिर से डायरेक्टली रीड करेंगे, उसमें कोई गैप नहीं देंगे। अब की बार हम कैसे रीड करेंगे, AUC ACG। अब की बार ये कोडॉन होंगे, ये एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन है, क्योंकि हमें गैप नहीं बनाना। अगर कोई कोडॉन डिलीट हो गया है, वहां से गायब हो गया है, खत्म हो गया है, तो हमें उसके बाद डायरेक्ट क्या करना है, उसके आगे वाला न्यूक्लियोटाइड उस कोडॉन में ऐड कर लेना है। एक और एग्जांपल मान लो यहाँ से ये दो डिलीट हो गए। अगर ये दोनों डिलीट हो गए तो अब हमारा कोडॉन कैसा बनेगा? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर गैप छोड़ के पढ़ेंगे, नहीं, अब हम कोडॉन पढ़ेंगे ACA CAG UAC CAG, ये नया कोडॉन हो गया। तो गैप चाहे बने या ना बने, हमें कभी भी पंक्चुएशन या फिर उस तरह से रीड नहीं करना गैप के थ्रू, हमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस मैनर में रीड करना है। जो भी हमारे पास में सीक्वेंस है लेटेस्ट, उसको एक पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूअस मैनर में रीड करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली जेनेटिक कोड और जेनेटिक कोडॉन की। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ जो जेनेटिक कोड है उसके ऊपर में थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, और जेनेटिक कोड के नंबर वगैरह के ऊपर में थियोरेटिक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। एक बार हम दोनों तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो इस टॉपिक से हमें अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला है, अगर हमारे पास में मान लीजिए, इमेजिन करिए, जो अमीनो एसिड होते, जो अमीनो एसिड का नंबर होता, हमें इमेजिन करना है वो कितना है, आपकी बार 100। 20 ना होकर के प्रोटीन में कितने तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 100 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमारा एक कोडॉन में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे? अगर अमीनो एसिड कितने हैं, 100 टोटल। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सिंपल सा, इसके लिए हमें वापस से ग्रुपिंग मेथड पे जाना है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था उस पे जाना है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, एक एमआरएनए के अंदर में हमारे पास में 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, A, U, G और C। अब इन चारों से हमको 100 अमीनो एसिड बनाने हैं। 100 अमीनो एसिड बनाने के लिए हमें 100 कोडॉन की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या बनाना है, अब की बार 100 कोडॉन्स अलग अलग बनाने हैं। तो हमें कुछ ऐसी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी कि 100 अलग अलग कोडॉन्स बन जाए। तो एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए भाई, इसके लिए हमें फिर से वही मेथड यूज करना है। अगर न्यूक्लियोटाइड में, एक कोडॉन में एक न्यूक्लियोटाइड होगा तो कितने बनेंगे, 4, लेकिन 4 से काम नहीं बनेगा, हमें तो 100 बनाने। तो फिर हम दोबारा 4 लेंगे तो कितने हुए, 16 हुए। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16। अभी भी हम 100 पर नहीं पहुंचे।
एक और ले लो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64, अभी भी 100 पे नहीं पहुंचे, तो एक और 4 ले लो, तो 64 इंटू 4 जब आप करोगे तो ये कुछ आएगा 16, 24, 25, 256। तो क्या 256 बड़ा नंबर है 100 से? बिल्कुल। तो क्या 256 की मदद से, 256 डिफरेंट कोडॉन्स की मदद से हम 100 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो हमारा एक कोडॉन होगा अब की बार, वो कितने न्यूक्लियोटाइड से बना होगा? 1, 2, 3, 4। वो हमेशा 4 न्यूक्लियोटाइड का मिल करके बना होगा एक कोडॉन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा और रिवर्स कर देते हैं। मान लो कि हमारे पास में जो mRNA के अंदर में न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 6 होते हैं, वो 4 नहीं होते, वो कितने होते हैं? 6। जैसे हम लोग पढ़ते हैं हमारे पास में mRNA में 4 अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, AUGC। अब की बार हमारे पास में 6 है, आपको इमेजिन करके चलना है। AUGC के अलावा 2 और है, तो टोटल कितने? 6। ये हमने इमेजिन कर लिया, ये गिवन है। अब आपको बताना है कि अगर ये कंडीशन है तो एक कोडॉन में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए? अब आप पूछेंगे सर प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड है? तो जब तक नहीं बोला गया, जब तक नॉर्मल कंडीशन को मानकर चला जाता है, मतलब प्रोटीन के अंदर 20 अमीनो एसिड अभी यहां पर हम मान करके चलेंगे, तो 6 कोडॉन से हमें क्या बनाना है? 20, 6 न्यूक्लियोटाइड से 20 अलग अलग अमीनो एसिड बनाने, मतलब 20 कोडॉन तो मिनिमम बनने ही चाहिए। ठीक है, तो कितने बनने चाहिए भाई हमारे पास में? 20 कोडॉन तो बनने ही चाहिए। तो अब कैसे निकालेंगे हम इस चीज को? या इसको एक काम करते हैं, अभी भी दोबारा नहीं आ रहा, इसको 7 कर लो। हमारे पास में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 7। अब बताइए, जो 6 से भी चल जाएगा, ठीक है, 6 से चल जाएगा, 6, ठीक है, 6 ही है और ये हमें निकालना है। तो देखो, एक कोडॉन हमें बताना है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स का होगा। टोटल कितने कोडॉन्स बनाने हैं? 20। अगर एक न्यूक्लियोटाइड का ये बना होता तो क्या आता? 6। अगर एक न्यूक्लियोटाइड का बना होता तो 6। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड का बना होता तो अब की बार भी 6। अब की बार हम 6 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब की बार हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड्स का टोटल नंबर 6 है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो क्या सिर्फ 2 कोडॉन्स, 2 न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट से ही हम 20 से ज्यादा नंबर पे पहुंच जाएंगे? बिल्कुल। तो सिर्फ 2 अरेंजमेंट की वजह से ही, 2 न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट की वजह से ही हम 36 नंबर पर पहुंच गए। मतलब एक कोडॉन में आपकी बार कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? 2 न्यूक्लियोटाइड्स टोटल प्रेजेंट होंगे, बस। तो ये हो गया दूसरे तरह का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी पर ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग तरह का। मान लीजिए कि जो हमारा प्रोटीन है उसके अंदर में 50 अमीनो एसिड है। टोटल कितने अमीनो एसिड है? 50 अमीनो एसिड। और हमारे पास जो mRNA सीक्वेंस होती है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। 4 ना होकर के कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अब तुम्हें कैलकुलेट करके बताना है कि इस कंडीशन में एक कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। नंबर ऑफ, वापस से, न्यूक्लियोटाइड्स। तो आपको ये बताना है आपकी बार। तो कुछ नहीं करना, हमें टोटल कोडॉन्स कितने बनाने हैं? हमें 50 अमीनो एसिड के लिए कोडॉन बनाने हैं, तो हमारे पास में टोटल 50 कोडॉन या इससे ज्यादा बनाने। न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 3। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 81। तो क्या 81 हमारा ज्यादा है 50 से? बिल्कुल। तो हमारे पास में कोडॉन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? 1, 2, 3, 4। तो जो कोडॉन होगा, एक कोडॉन में 4 न्यूक्लियोटाइड्स टोटल होने चाहिए। तो एक कोडॉन में टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। तो ये है हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बाद में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। भाई कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए।
पहला थियोरेटिकल क्वेश्चन तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोडॉन्स को आपको याद करना है। तो आपको जो टोटल कोडॉन्स याद करने हैं वो होमोपॉलीमर्स तो सारे याद करने हैं, मतलब ये जो होमोपॉलीमर्स हमने बताए थे ये चारों तो याद करने ही है। इनके अलावा आपको ये दोनों याद करने हैं, ये मिथ्योनिन को कोड करता है, ये ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, पहले ही हमने बता दिया है। इसके अलावा स्टॉप कोडॉन को याद करना है, 3 जो स्टॉप कोडॉन है, मिनिमम इतना तो आपको याद रखना ही है, UAG, UAA, UGA, मिनिमम इतने कोडॉन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, और इतने से आपका ज्यादातर कंडीशन में वो बन जाएगा, क्वेश्चन सारे न्यूमेरिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह के आते हैं भाई? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लो अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दे दी, एक mRNA की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्वेश्चन में आपको दे रखी है, और उससे ये पूछा गया है कि किस तरह का प्रोटीन यहाँ पर बनेगा, उस प्रोटीन में कितने न्यूक्लियोटाइड, कितने अमीनो एसिड अलग अलग टाइप्स के प्रेजेंट होंगे, ये चीज आपसे अगर पूछ ले वो क्वेश्चन में। जैसे एक एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, AUG, UUC, UC, UUU, UUU, UUC, इस तरह की एक सीक्वेंस दी है, और इससे आपको बताना है कि इसमें अमीनो एसिड की सीक्वेंस आपको बता करके देनी है। तो हमने पहले ही बताया है कि AUG है, वो AUG किसकी तरह बिहेव करता है? AUG बिहेव करता है एज अ स्टार्ट कोडॉन और मिथ्योनिन को कोड करता है, मतलब पहली पोजीशन पर मिथ्योनिन आएगा। UUU हमारा कोड करता है फिनाइलएलेनिन, मतलब ये PHE आएगा। एक और चीज हमने बताई थी कि बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो नॉन डीजेनरेट होते हैं, मतलब वो एक से ज्यादा कोडॉन्स से कोड होते हैं, लेकिन जो कोडॉन होता है वो हमेशा स्पेसिफिक होता है, वो तो एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। तो UUC है, ये फिनाइलएलेनिन को ही कोड करता है। ये भी क्या कोड करता है? फिनाइलएलेनिन। ये भी फिनाइलएलेनिन, ये भी फिनाइलएलेनिन, P से लिख देते हैं, ये भी फिनाइलएलेनिन, ये भी फिनाइलएलेनिन, तो 2 P और डाल दो, तो ये बन गया हमारा टोटल प्रोटीन। तो अगर तुम्हें एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इस तरह से दे रखी है, तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक अमीनो एसिड बता सकते हैं, क्योंकि एक कोडॉन जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होती है, वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का ही एडिशन करती है, तो हम यहाँ पे इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बता सकते हैं। पर डिफरेंस आता है कि अगर मैं इसी चीज को चेंज कर दूं, बस इसी चेंज को मेरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई इन द सेंस कैसे? देखो, मैंने अब की बार तुम्हें एक अमीनो एसिड सीक्वेंस दी है, अब की बार मैंने तुम्हें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बजाय क्या दिया है? अमीनो एसिड सीक्वेंस, फिनाइलएलेनिन, 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 और अब इससे पूछा गया है, ये प्रोटीन सीक्वेंस है, और यहां से आपसे पूछा गया है कि अब आप mRNA सीक्वेंस बताओ, mRNA में किस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलेंगे, ये चीज अब आपको यहाँ पे बतानी है। क्या अब आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ में अमीनो एसिड बता पाओगे, न्यूक्लियोटाइड बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड आर नॉन डीजेनरेट ऑल्सो, मतलब डीजेनरेट ऑल्सो, दे आर डीजेनरेट। ज्यादातर अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होते हैं, क्योंकि ये वाला तो नॉन डीजेनरेट है, तो मतलब यहाँ पर तो AUG होगा, ये फिक्स है। पर यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है हर किसी पोजीशन पर, या तो UUU होगा या तो UC होगा, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पर भी UUU हो सकता है, UUC हो सकता है, UUU हो सकता है, UUC हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हर जगह पर है। तो कौन सा स्पेसिफिक कोडॉन यहाँ पर प्रेजेंट रहा होगा ओरिजिनल mRNA में, वो हम यहाँ से गैस नहीं कर सकते, डायरेक्ट एग्जैक्ट 100% श्योरिटी के साथ में नहीं बता सकते। तो ये चीज होती है हमारी जेनेटिक कोड पर, जेनेटिक कोडॉन पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं।